नेक्स्ट इज साइज नीडेड फॉर की होल। तो मैंने काफ़ी लोगों को इस चीज़ में वरीड होते सुना देखा है कि भाई मेरा डबल इंसिजन ना हो, मेरी की होल हो जाए, की होल में मार्क्स नहीं रहेंगे, स्कार्स नहीं आएंगे। तो की होल के लिए क्या साइज़ होना चाहिए? वैसे मैंने जो सर्च किया था, मुझे मेरा तो पता ही था कि ऑब्वियसली की होल होगा, क्योंकि इट वाज लाइक नेग्लिजिबल, वह काफ़ी कम साइज़ था। तो इसलिए मेरा की होल था, मुझे अपने बारे में पता था। बट आप कैसे पता लगा सकते हो? मैंने इसके बारे में पढ़ा कि आपको चेस्ट का साइज मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली बैक, अगर कोई बॉडी बिल्डर है उसकी बैक बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो बैक से पूरा चेस्ट यहाँ तक मेजर करते हैं। तो हो सकता है उसका साइज 34-36 कुछ भी आ जाए, लेकिन जो आपका कप साइज होता है, जो वुमेन में जो ब्रेस्ट साइज मेजर करते हैं उसको कप साइज से करते हैं। तो ये है कप साइज, ठीक है। आपको इसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका ए या बी है, तो आप इसमें की होल के लिए जा सकते हो, ठीक है। आपके जो कप साइज है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका ए या बी कप साइज है तो आप की होल के लिए इजीली जा सकते हो, आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर उससे ज़्यादा है तो आप डबल इंसिजन करवाइए। और मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि वो सी सी साइज में भी वो की होल कर देते हैं, लेकिन बाद में ना थोड़े से उसमें रिंकल्स और फोल्ड्स वगैरह आ जाते हैं। तो आपको वो एक्सरसाइज से आपको फिलर चेस्ट उसको बना के उसको कवर करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन शुरू में वो काफ़ी वियर्ड लगते हैं, उसमें काफ़ी सारे रिंकल्स आ जाते हैं। तो अगर बड़े साइज में आप की होल करवाते हो तो मैंने रिजल्ट देखे, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे कि इस वाले रिजल्ट, इसमें देखो फोटो में, इसमें क्या है ना कि इन्होंने, इनका साइज मुझे नहीं पता, पर ये देखो रिंकल्स आ गए, ये अच्छे नहीं लगते हैं। ऑब्वियसली अजीब लगते हैं। जब तक ये एक्सरसाइज करके इसको फिल अप नहीं करेंगे तो बेकार ही लगेंगे। तो आपको अगर की होल करवाना है तो रेडी रहना कि आपको अच्छे से उसको कवर करना है। आई मीन करना है कि मतलब वर्कआउट करना है और उसको अच्छी एक मसल बिल्ड करनी है, ठीक है। तो ये था, ए और बी साइज होता है तो आप की होल करवा सकते हो, उससे बड़ा साइज होता है तो आप डबल इन सीजन के लिए जाइए, आपको बेटर रहेगा। HRT ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब हम टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं सर्जरी के लिए। एक्चुअली मेरे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट ने बोला था कि आप एक दो हफ्ते पहले बंद कर दीजिए सर्जरी के, टेस्टोस्टेरोन बंद कर दीजिए। लेकिन जो डॉक्टर्स थे, मतलब सर्जन थे, उन्होंने कहा था कि वैसे 1.5 महीना बंद करते हैं, पर आप 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। तो मैंने 1 महीना पहले, सर्जरी के 1 महीने पहले टेस्टोस्टेरोन बंद कर दिया था, और सर्जरी के अभी मुझे 11-12 दिन हो गए हैं। तो मेरे जो सर्जन थे उन्होंने बोला था कि आप 3 वीक्स बाद लगवाइए इंजेक्शन, नेक्स्ट इंजेक्शन। और जो मेरे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला था कि आप 1 वीक बाद लगवा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा बीच का लेके चल रहा हूँ कि 14-15 दिन में मैं अपना इंजेक्शन लगवा लूँगा, ठीक है। तो सर्जरी के आसपास आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे आपको कैसे रखना है। ब्लड रिपोर्ट देख के ही बताते हैं एक्चुअल में वो। नेक्स्ट इज, क्या आप जॉब करने के बाद में ट्रांजिशन करवा सकते हो या जॉब करने से पहले? दोनों करवा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। एक्चुअली वहाँ पे लॉ है अपने इंडिया में कि कुछ ऐसा प्रॉपर लॉज नहीं आए, बट बेसिक लॉज आ चुके हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको अपना जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करवानी है तो आप इजीली करवा सकते हो, आपकी जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आप पर आपको डॉक्यूमेंट चेंज करवाने होंगे, आपको एफिडेविट बनवाना होगा, आपको काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको आप क्या कहते हैं, सर्जरी करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों, क्या दोनों सर्जरीज कंपलसरी हैं, लाइक टॉप और बॉटम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी सर्जरी मत करवाओ, चिल है। मतलब आपके पर्सनल डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आपको करवानी है या नहीं करवानी है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टॉप सर्जरी करवाते हैं, बॉटम सर्जरी नहीं करवाते हैं। वो उनकी पर्सनल चॉइस है। हो सकता है फाइनेंशियली वो उतने केपेबल नहीं है, या फिर वो नहीं करवाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लाइक इरेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से। तो अगर आप नहीं करवाना चाहते हो बॉटम सर्जरी, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा इसके लिए, आप मत करवाइए, इट्स चिल। आप सिर्फ टॉप सर्जरी करवा के और हार्मोन थेरेपी पे रह सकते हो, और स्टिल आप डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा सकते हो। तो बॉटम सर्जरी कंपलसरी नहीं है, ये आपकी पूरी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप करवाना चाहते हैं तो करवाइए, नहीं करवानी है तो मत करवाइए। और वैसे भी कुछ केसेस में बॉटम सर्जरी रिस्की भी हो सकती है और कुछ में नहीं भी होती है, लाइक करवाते हैं लोग, लेकिन वेरी करता है ना पर्सन टू पर्सन, और कैसे आप केयर कर रहे हो, कि कौन सा डॉक्टर चूज कर रहे हो, कौन सा सर्जन चूज कर रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। रिस्की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो बॉटम सर्जरी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करवानी है करवाइए, नहीं करवानी तो मत करवाइए।
नेक्स्ट है, क्या हम सर्जरी से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो आप एचआरटी पे हो, आपके पास जीआईडी लेटर है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन ये जीआईडी लेटर बहुत ज़रूरी है, साइकेट्रिस्ट का जीआईडी लेटर इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। सबसे पहले आपका जीआईडी लेटर आएगा, अब उसको शॉर्ट में जीडी लेटर कहते हैं, जेंडर डिस्फोरिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जीडी लेटर, सबसे पहले आप वो लीजिए साइकेट्रिस्ट से। उसके बाद में आप हार्मोन शुरू करिए। आपको अगर चेंज करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको नाम चेंज करवाना है, अपना सेक्स चेंज करवाना है, उसमें लिखना है मेल फीमेल, जो भी आपको प्रेफरेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो और चेंज करवा सकते हो, आपको उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, डज पेरेंट्स परमिशन नीडेड फॉर जीआईडी और एचआरटी? क्या आपको आपके पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत, मतलब पेरेंट्स को ले जाने की ज़रूरत है, या जीडी लेटर लेने जब जाते हो या फिर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए जाते हो, आपके पेरेंट्स का होना या किसी का साथ में होना कंपलसरी है? तो बिल्कुल भी नहीं, आप अकेले जाइए। मैं भी अकेले गया था, मतलब सर्जरी के लिए सपोर्ट के लिए मैं बाजी गए थे, बट जीडी लेटर के लिए तो मैं खुद चला गया था। जनकपुरी जाना था। डॉक्टर क्या है ना, 5-10 मिनट आपसे कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं आपसे, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछते हैं, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या बातें हुई हैं, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, गर्ल्स स्कूल था, कोएड स्कूल था, ड्रेसिंग में आपको प्रॉब्लम आती थी, या कैसे क्या थॉट्स हैं, आपने आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं बेसिक, और वो उसके बेसिस पे जज करके आपको जीआईडी लेटर दे देते हैं। ये इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आपसे बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल पूछेंगे, बस वो आपको देख के समझ जाते हैं कि हाँ यू आर डिस्फोरिक, तो वो आपको जीडी लेटर दे देंगे। नेक्स्ट है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। तो आप उनके पास जाओगे, जीडी लेटर दिखाओगे, वो ब्लड टेस्ट लिखेंगे, आप ब्लड टेस्ट करवा के उनके पास दोबारा जाओगे तो वो बताएंगे कि आपको ये डोज लगेगी, मतलब रिकमेंड करेंगे आपके ब्लड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको ये डोज लगनी है। तो बहुत फंबल करता हो यार, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे, उसके बाद में आपको वो फर्स्ट इंजेक्शन अपने सामने ही लगवाते हैं, ताकि उसके बाद का कोई रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा वो आपको बता देंगे। सर्वर कुछ नहीं घूमता है, इट्स वेरी बेसिक नॉर्मल सा है। आपको उस टाइम लगवाएंगे और 10 मिनट वेट करना है, 10-15 मिनट, और उसके बाद आपको आ जाना है। नेक्स्ट डोज आप बता देंगे, आप घर पे आके अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से लगवा सकते हो और किसी भी मेडिकल स्टोर से उसको परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है, क्या हम जीडी लेटर और सर्जरी अप्रूवल लेटर एक साथ ले सकते हैं? तो हाँ, ले सकते हो, बट जैसे कि जीआईडी लेटर भी ले सकते हो और सर्जरी आपको तुरंत करवानी जीआईडी लेटर के तुरंत साथ में विदाउट स्टार्टिंग एचआरटी, तो आप वो भी करवा सकते हो। बट इन माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन मैं जो दे रहा हूँ, कि मेरी आपको एक छोटा सा सजेशन है, आपको लेना है लीजिए, मतलब आपको समझना है तो आपकी मर्जी है टोटली। आप चाहे तो जीडी लेटर के बाद तुरंत सर्जरी करवा लीजिए, बट इन माय ओपिनियन अगर आप 3 से 4 महीने मिनिमम अगर आप हार्मोन पे रहोगे, उसके बाद आपको चेंजेस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप सर्जरी के लिए जाइए, वरना आप उस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है कि आप उस प्रोसेस को रिवर्स कर लो, एस्ट्रोजन दोबारा से स्टार्ट करके आप नॉर्मल लाइफ जैसी थी आप वैसे रह सकते हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं कि लोगों ने क्या है, जीडी लेटर लिया, उसके बाद सर्जरी करवा ली और उनके जो बॉडी पार्ट्स चले गए, उसके बाद में उनको बहुत वियर्ड फील कर रहा है। अब वो डॉक्टर के पास जाके कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरे जो बॉडी पार्ट्स वो दोबारा लगा के दो। तो आप समझ सकते हो ना, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलमैक में तो मुझे यही बोला था कि आप पहले अपना जीडी लेटर लीजिए, उसके बाद 6 मंथ तक एटलीस्ट आप हार्मोन स्टार्ट करिए, 6 मंथ के बाद आप सर्जरी प्रोसीड करिए। आपको अगर अपने बॉडी के चेंजेस जो हो रहे हैं हार्मोन से चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है हार्मोन आपका, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तब आप सर्जरी के लिए प्रोसीड करिए, वरना आप उस प्रोसेस को रोक सकते हो, रिवर्स भी की जा सकती है वो उस टाइम तक। लेकिन एक बार अगर आपको सर्जरी हो गई, आपके बॉडी पार्ट्स हट गए और उसके बाद अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो वो इरिवर्सिबल है, आपको फिर से सिलिकॉन के दोबारा से लगवाने पड़ेंगे, तो वो फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जीडी लेटर लीजिए, हार्मोन शुरू करिए, 6 महीने रुकिए, उसके बाद में सर्जरी करवाइए, आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, वॉज ड्रेनेज ट्यूब्स पेनफुल? क्या जो ड्रेनेज ट्यूब थे वो पेनफुल थे? थोड़े से एक्चुअली क्या है ना, मुझे एनेस्थीसिया जब मुझे दिया गया था उसके बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। जैसे मुझे वॉमिटिंग आ रही थी और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही थी और कुछ खाया नहीं था सुबह से, बट स्टिल बहुत अजीब सा लग रहा था। तो एनेस्थीसिया के बाद का जो असर था वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। मुझे उसमें बहुत
डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, मुझे स्टमक में पेन होने लग गया था। ऐसा सबके साथ नहीं होता, कभी किसी किसी के साथ होता है, तो मेरे साथ हुआ था, मुझे स्टमक में पेन हो रहा था, मुझे वॉमिट आ रही थी, जबकि मैंने कुछ खाया नहीं था, बट स्टिल मुझे अजीब सा लग रहा था। तो ये था। और जो ट्यूब्स लगे हुए थे जब स्टमक एक हो रहा था तो मैं उसको भूल ही गया था कि मेरे ट्यूब्स भी लगे और उसका पेन हो रहा है। लेकिन हाँ, 2 दिन बाद थोड़ा थोड़ा उसमें मुझे समझ में आ गया कि पेट दर्द से ज़्यादा ये दर्द हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो ट्यूब्स होते हैं वो थोड़े बहुत तो पेनफुल होंगे, और अब आपकी सर्जरी हुई है, ये तो है नहीं कि आप अगले दिन भागने लग जाओगे। तो अभी देखो, अभी मैंने वो पहना हुआ है, वेस्ट पहनी हुई जो मुझे डॉक्टर ने दी थी, और वो पेनफुल है, यहाँ पे मेरे लैट्स में काफ़ी दर्द होता है, अभी भी हो रहा है। मैं स्टिल वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे शावर वाले वीडियोस पहले ये वाला वीडियो बनाना था, लेकिन नहीं ना, उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, मैं लेटा हुआ था। मैंने कहा चिल करते हैं थोड़े दिन, अब जब मौका मिला है। वैसे रोज के ऑफिस के असल में कहाँ इधर उधर जाने का, मतलब इधर उधर जाते रहते हैं, बेड रेस्ट नहीं मिल पाता उतना। तो वीडियो इसलिए बना रहे ताकि आप लोगों की सारी क्वेरीज में सॉल्व कर पाऊँ। नेक्स्ट इज, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू ग्रो योर बियर्ड। दाढ़ी बढ़ने में कितना टाइम लगता है भाई? देख रहे हो ना, अभी तक पूरी नहीं आई है, पर हाँ थोड़ी बहुत तो आई है। वो लाइट्स की वजह से आपको इतनी नहीं दिख रही होगी, पर हाँ काफ़ी सही है। मेरी बियर्ड ग्रोथ पहले, मतलब जीन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छी है। ऑब्वियसली मेरे जीन्स अगर देखो, मतलब मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे चाचा, सबके सबकी अच्छी खासी दाढ़ी आई हुई है। किसी को कोई ऐसा पैची बियर्ड नहीं है, तो मेरी भी अच्छी ही आएगी, और मैं श्योर हूँ उस चीज़ को लेके। अगर आपको अच्छी बियर्ड चाहिए, और अगर आपको इससे लेके कोई क्वेरी है, जैसे कि क्या कर सकते हैं अगर बियर्ड अच्छी नहीं आती अगर आपके जीन्स में, तो आप एक डर्मा रोलर होता है, आप उसको यूज़ करिए और बियर्ड ऑयल लगाइए। और बियर्डो के भी मैंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखे थे, उसके भी आते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हो। बाकी रोलर यूज़ करो तो उससे आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और फिर आप उसमें ऑयल लगाओगे, या फिर कोई जैसे कि केमिकल्स वगैरह जो बताते हैं ना, बियर्ड के जो ब्रांड्स में आते हैं, वो लगाओ तो बियर्ड ग्रोथ थोड़ा फास्ट हो जाती है, जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। बाकी अगर आपकी जीन्स ही नहीं है, बिल्कुल ही एकदम क्लीन रहे हैं शुरू से, तो हो सकता है कि आपकी बियर्ड लेट आए। मैंने ये भी देखा है कि लोगों की मूछें नहीं आती, दाढ़ी आ जाती है, वो थोड़ा अजीब लगता है, बट थैंक गॉड मेरी मूछें आ गई। नेक्स्ट है, डज टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज सेक्स एपेटाइट? यस इट डज। भाई देखो, बढ़ते हैं, यस ये बात बिल्कुल सच है। हाँ कि टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद में जो आपका क्लिटोरिस होता है उसका साइज बढ़ जाता है, और उसमें सेंसेशंस थोड़ी सी आपको ज़्यादा फील होने लगती हैं, और आपकी सेक्स एपेटाइट भी बढ़ जाती है। अगर आपका पार्टनर है तो आप ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे, अगर आप मेरी तरह सिंगल हो तो भी समझ पाओगे, लेकिन यस इट इंक्रीजेज द सेक्स एपेटाइट। नेक्स्ट है, आर मूड स्विंग्स कॉमन? भाई होते हैं, आपके डिपेंड करता है, आप अगर कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोल कर लो, वरना थोड़ा बहुत तो मूड स्विंग होता है। अब बिल्कुल ही आप एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन पे जा रहे हो, एकदम ही चेंज हो रहा है, तो मूड स्विंग तो नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत कॉमन है, आपको मूड स्विंग जरूर होंगे इससे। और गुस्सा वगैरह भी थोड़ा बहुत आ सकता है, स्वेटी आप फील करोगे, आपकी बॉडी हल्की सी गर्म हो जाएगी, गर्म रहेगी, और एक्ने वगैरह आएंगे, तो हाँ ये चीज़ कॉमन है। नेक्स्ट है, बॉटम सर्जरी कब करवा सकते हो आप? बॉटम सर्जरी 1 साल बाद, हार्मोन में 1 साल रहने के बाद में। वैसे 6 मंथ इज मिनिमम, कि 6 मंथ हार्मोन पर रहना जरूरी है, लेकिन अगर आप 1 साल तक, ज़्यादातर डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि 1 साल तो कंपलसरी है, आप 1 साल तक रहो HRT पे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, उसके बाद में आप बॉटम सर्जरी के लिए जा सकते हो, आप करवा सकते हो। जैसे कि ओवरीज रिमूवल और यूट्रस रिमूवल सबसे पहले ये होती है, इसको शायद हेस्टेक्टोमी करके कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। तो पहले आप ये करवाएंगे, उसके बाद में आप फैलो या मेटेडियोप्लास्टी, इन दोनों में से कोई चूज करके पीनस बिल्ड कर सकते हो, बनवा सकते हो, इम्प्लांट करवा सकते हो। तो ये होती है, आपको मिनिमम 1 साल HRT पे रहना होता है बॉटम सर्जरी करवाने के पहले। सो बॉटम सर्जरी उसके बाद आप करवा सकते हो। नेक्स्ट है, डज नॉर्मल गर्ल एक्सेप्ट ट्रांस मैन? भाई ये तो लड़की पे डिपेंड करता है ना, मैं कैसे बता दूँ। वैसे अगर देखो, आप बहुत टाइम से एक लड़की को जानते हो, उसको प्यार हो गया, आपको हो गया, तो क्या ही फर्क पड़ता है उसके बाद में, इतना ध्यान नहीं देता, उसको तो पता ही तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में। लेकिन अगर तुम पूरे लड़के लग रहे हो, दाढ़ी मूछ सब कुछ है,
तुमने टॉप सर्जरी करवा रखी है, तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो जाके, उसके बाद में उसको पता चलता है कि भाई तुम्हारी बॉटम सर्जरी नहीं हुई, तुम अभी भी लड़की है तुम्हारे पास स्टिल लड़की वाले जेनिटल्स हैं, तो हो सकता है वो बैकआउट कर जाए। ऑब्वियसली हर कोई नहीं बिलोंग करता है एलजीबीटी कम्युनिटी से, और हर कोई इतना ओपन माइंडेड नहीं होता है, तो ये टोटली लड़की के ऊपर डिपेंड करता है वो चूज करती है या नहीं। अगर वो लेस्बियन है या बायसेक्सुअल है तो मे बी उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अ नॉर्मल गर्ल, स्ट्रेट वुमेन, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस तरीके से कभी मत करिए कि डायरेक्ट जाके उन्हें इस तरीके से बोलने लग जाओ और उसके पीछे पड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लड़की को खुद अगर पता चलेगा आपके लिए भी कोई ना कोई बनी होगी तो मिल जाएगी कभी ना कभी। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन जो मैंने आप आज इस वीडियो में कवर किए हैं, और ये सारे कमेंट सेक्शन से थे। और भी मेरे काफ़ी 5-6 क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करूँगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप यार प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़। कम से कम 100 लाइक तो हो ही सकते हैं ना, इतने तो कर ही सकते हो, है ना। और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो। आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना, वेरी बैड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई दूसरे क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में पूछो, नेक्स्ट वीडियो में उनको भी कवर करेंगे। ओके, बाय।